अब एकदम साइलेंट मोड में हो जाइए और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। एकदम ध्यान से समझना है क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, काफी सेंसिटिव टॉपिक होता है सब। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आया? इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में भी आते जाएगा और याद भी होते जाएगा। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि F बराबर R/2 होता है, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब अगर बनता भी है, जैसे कि गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दर्पण है, तब प्रतिबिंब हम लोग देखे थे कि वस्तु को अलग अलग जगह पर रखने से प्रतिबिंब भी अलग अलग बनता हुआ नजर आ रहा था। अवतल दर्पण में हम देखे थे कि दूर प्रतिबिंब अगर रह रहा है तो उल्टा बन रहा है, और वही नजदीक लेके जा रहे हैं तो सीधा बन रहा है। समझ में आया? लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूछा जाता है कि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहाँ में अलग अलग जगह होता है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी समझने वाले हैं बढ़िया से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यही ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भर पेट आएगा। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, भर पेट मैंने समझते हो ना, बहुत ज्यादा ध्यान समझना है। ए बबी ध्यान दो इधर, बात नहीं, और ध्यान समझना है क्योंकि बीच बीच में पूछते भी रहेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो इसे हम कैसे जब समझेंगे समझिए। प्रतिबिंब बनने का नियम समझ लीजिए। नियम क्या है? किताब में कोई ऐसा नियम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ये बात, और बहुत आसान सा नियम है। प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो टकराने के बाद वाला जो किरण होता है उसी से बनता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब अगर बन रहा है, जैसे दर्पण में तुम प्रतिबिंब देखते हो, जैसे आईना में अपना चेहरा देख रहे हो, तो आईना में तुम चेहरा इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे चेहरा से प्रकाश पहले टकराया था और टकरा के आईना में गया और आईना में जाके एक दूसरे को क्रॉस किया। समझ में आया? और जब क्रॉस करता है तभी जाकर के इमेज दिखाई देता है। क्लियर हुआ? फिर से, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या जरूरी है? आपतित किरण की परावर्तित किरण। यस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर तक काम करेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या जरूरी है? परावर्तित। और दूसरा चीज कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो कई गो परावर्तित किरण कम से कम चाहिए, तो कम से कम 2 गो। 2 से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, और कम से कम 2 गो रहेगा तो भी चलेगा। एगो किरण से कभी भी इमेज नहीं बनेगा। समझ में आया? क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनता है जब किरणें एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस काटती है। और कौन सी किरण? परावर्तित। आपतित से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब हमेशा किससे बनेगा? परावर्तित से। ये क्लियर हो गया? तो ये नियम आपको याद रखना है। अगिल का नियम, अगिल का नियम है कि समांतर भेजेंगे तो फोकस से गुजरेगा। बात बुझा? देखिए हम नियम को थोड़ा सा अलग नोट में हम लिख ही दे रहे हैं ताकि ये आप चीज, पहले हम वही चीज समझा दे रहे हैं आपको ताकि आप कहीं भूले नहीं नोट में। समझ लीजिए, मान लीजिए कि ऐसे हम एक दर्पण बनाए हुए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह जाते हैं। पहला नियम समझिए, पहला नियम लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर से समझने वाला जरूर नियम है। पहला नियम, समांतर किरण जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। पहला नियम समझ में आया? ये बात समझ में आया? समांतर टॉर्च बारोगे तो लाइट कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। अब तुमको लग रहा है कि सर नीचे से नहीं बार सकते हैं, बार सकते हैं ऐसे, तो भी कहां से जाएगा? कहाँ बार दो, समांतर होना चाहिए। अगर समांतर बारोगे तो हमेशा कहां से जाएगा? फोकस से। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ठीक इसके उल्टा। दूसरा नियम है कि अगर यह दर्पण पर अगर हम लाइट बार रहे हैं, डायरेक्ट फोकस पर ही टॉर्च बार दे, माने समांतर नहीं बारे। जैसे मान के चलो हमको पहला ही से मालूम है कि यहाँ पर क्या मौजूद है? फोकस, और यहाँ से तिरछा रख के टॉर्च बार दिया ऐसे। समझ में आया? तो लाइट ऐसे ही आया, तो एक उल्टा सोचो, समांतर आया था तो फोकस से गुजरा, तब फोकस से जाएगा तो कहाँ होगा? समांतर। ऐसे समांतर हो जाएगा। अगर वही चीज यहाँ से टॉर्च बारते तो ऐसे समांतर हो जाता। बोलो ये नियम समझ में आया?
कहीं से बारो, फोकस से बारोगे क्या हो जाएगा, समांतर। नियम याद हो गया, क्या इसे लिखने की जरूरत है, कैसे ही याद रहेगा, याद रहेगा ना। ये परीक्षा में नहीं पूछता है कि फोकस से बारेंगे तो क्या होगा, ये आपको आगे के सवाल को समझने के लिए नियम है, बुझाया। तो आपको याद रखना है, प्रकाश की किरण समांतर होगी, फोकस से गुजरेगा। अगर फोकस से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा नियम, कभी आपने दर्पण के सामने एकदम खड़ा होकर एकदम सीधा सीधा टॉर्च मारे हो तो लड़के लाइट कहाँ जाता है, टॉर्चे में समा जाता है। तो वही हिसाब से सोचो, सीधा सीधा मतलब 90 डिग्री पर, सीधा सीधा टॉर्च मारने का मतलब 90 डिग्री। अगर कोई अवतल दर्पण है, अब तुम इसको 90 डिग्री पर बारना चाहते हो, टॉर्च बारना चाहते हो, तो 90 डिग्री कहाँ से बनता है, सी से बनता है। तो अगर कोई लाइट ऐसे सी से गुजरे, तो सी से गुजरने का मतलब यहाँ कई डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, तो वो किरण इसी पर गुजर जाएगी, आए, यानी लाइट ऐसे आएगा और इसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो आपसे पूछा आए, समांतर नहीं होगा, यही तो खासियत है। समांतर कब होगा, जब फोकस से गुजरेगा तब, और सी से गुजरेगा तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना का कोण बन गया, 90 का जहां कोण बनेगा वो सीधे निकल जाएगा। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो सीधे वापस लौट जाएगी। क्यों वापस लौट रही है, कारण समझ में आया, क्योंकि यहाँ कितना का कोण बन रहा है, 90 का। तो 3 गो नियम होता है बाबू। पहला नियम, समांतर होगा तब फोकस से गुजरेगा। दूसरा नियम, फोकस से गुजरेगा तो समांतर होगा। तीसरा नियम, सी से गुजरेगा तो सी से ही गुजर जाएगा। समझ में आया, सी से गुजरेगा तो सी से ही गुजर जाएगा। क्लियर हुआ, सी से आएगा तो सी से ही जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ से भी सी अगर बार दें तो भी ऐसे जाएगा, तो फिर वापस ऐसे आ जाएगा। कहीं से भी खींच सकते हो, लेकिन सी से खींचोगे तो वापस लौट जाएगा। बोलो ये नियम समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। फिगर अगर बना लोगे तो याद रहेगा कि लिखना पड़ेगा, याद रहेगा। चलो फिगर बाद में तुम नोट में उतार लेना, अब तुमको समझने में खूब मजा आएगा। अवतल दर्पण वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग को समझना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो पहले ये समझ लेते हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण अगर आपका ये रहा, ठीक है, ये कौन सा चीज हो गया, मुख्य अक्ष। अब इसको ध्रुव बोलते हैं, फोकस यहाँ बीच में ही कहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे सी होगा, समझ में आया। अब ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब यहाँ से सभी बच्चे समझें, तीर का चिन्ह अगर ऐसे देंगे तो यही वस्तु का पहचान है। ठीक है, अब ये चीज हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, तो इस जगह को ना ही वो सी पर हो, ना ही एफ पर हो, ना पी पर हो, तो ऐसे जगह को हम अनंत बोलते हैं। बात बुझाया, सी से एकदम अलग हट के इस जगह को क्या बोलेंगे, अनंत। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अगर यही वस्तु यहाँ पे ले आके रख दिया जाता, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, मान के चलो ये वस्तु का साइज 5 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ भी कै मीटर रहेगा, 5 मीटर, सब जगह वस्तु कै मीटर रहेगा, 5 मीटर। अब वस्तु पहले अनंत पर है, फिर अब वस्तु देखा जाए तो अनंत और सी के बीच में हो गया। बात बुझाया। एक वस्तु कहाँ पर, सी पर हो सकता है। दूसरा चीज की वस्तु और कहाँ हो सकता है, सी और एफ के बीच हो सकता है। फिर वस्तु कहाँ पर हो सकता है, एफ यानी फोकस पर हो सकता है। और एक बार वस्तु कहाँ हो सकता है, क्या और कहीं वस्तु हो सकता है, पी पर तो नहीं रह सकता। पी पर कैसे वस्तु रखेंगे, पी तो दर्पण में, तो दर्पण फोड़ के थोड़ी रखेंगे, तब फोड़ ही देंगे तो रखेंगे कहाँ, समझ में। इसलिए वस्तु को कभी भी कहाँ रख सकते हैं, कई जगह रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह हुआ। 6 जगह वस्तु को हम लोग रख सकते हैं, एक अनंत पर, एक अनंत और सी के बीच में, एगो सी पर, एगो सी और एफ के बीच में, एगो एफ और पी के बीच में। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अब पहले याद दिला दे रहे हैं तुम लोगों को, याद करवा दे रहे हैं अभी कि कौन सा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो बहुत आसान तरीका है।
पहले याद कर लो, फिर कारण भी बता देंगे कि कैसे होता है, ठीक है, समझ लो। अब हम तुमको यहाँ पर याद दिलाने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। या ट्रिक क्या, ऐसे ही समझो। मान के चलो ऐसे लाइन था ना, इसमें एक जगह P लिखा हुआ था, P था, P मतलब ध्रुव, एक जगह F यानी फोकस था, और एक जगह C था यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ में आया? अब यहाँ से तुम ध्यान देना, चाहो तो तुम भी अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। हम वस्तु के लिए कलर अलग ले रहे हैं, प्रतिबिंब के लिए अलग। जैसे मान के चलिए पहले हमारा वस्तु कहाँ पर है, अनंत, इस जगह क्या कहलाएगा, अनंत। अब तुमको जो सिखाते जा रहे हैं ध्यान देना, अगर वस्तु को तुम अनंत पर रखोगे यानी कि बहुत दूर रखोगे, तुम ही अगर बहुत दूर चले जाओ, मैं तुमको कहूं कि मेरे पास एक उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, जाके गारखा चौक से अपना चेहरा देखो कैसा दिखाई देगा, लग जाएगा। माने हम छत पर चढ़ जाएं आ कहेंगे कि देखो तो कैसा दिख रहे हो तुम, फोन करके पूछे लग रहा है, तो क्या कहोगे, नहीं लौकेगा। तो समझो काहे नहीं लौका, अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा, भले ही वो लाइट वहां से आए, दर्पण पर आए, लेकिन वो गुजरेगा कहाँ से, फोकस से। समझ में आया? क्योंकि वहां दूर से आने वाली प्रकाश जो होती है वो प्रायः आते आते समांतर हो जाती है। बात बुझाया? तो इसलिए आपको याद रखना है कि अनंत पर कभी भी वस्तु होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब फोकस पर बनेगा तो इतना छोट बनेगा, इतना छोट बनेगा कि वो दिखेगा ही नहीं, लगभग बिंदु के जैसा होगा। बात बुझाया? यानी कि अनंत वाला जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। इतना छोटा बनेगा कि वो नहीं दिखेगा, हल्का सा एकदम, देखो हल्का सा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्योंकि याद करो दूर रखे तभी उल्टा बन रहा था, याद आ रहा है? तो दूर रखोगे तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, याद हो गया? एक ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया, पूछ देगा अवतल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सी पर, एफ पर, पी पर, एफ और पी के बीच, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, फोकस पर। ये बात बुझाया? पूछ देगा कि छोट की बड़, छोट। अगर ऑप्शन में रहे कि छोट, बहुत छोट, इतना छोट कि दिखाई ना दे, और ऑप्शन डी पता नहीं, तो आंसर क्या होगा? माने भोजपुरी में थोड़ा बोल दिए हैं, हाँ इतना छोटा, बहुत छोटा, दिखाई ना दे, ये भी हो सकता है, बहुत छोटा बनता है। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए बाबू, यही वस्तु अगर यहाँ पे होता तो इस जगह को हम अनंत और सी के बीच बोलेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, बढ़िया से, मान लीजिए हम ही वस्तु हैं, तो अगर एक कदम हम इन्हें चलेंगे तो इमेज भी उधर से एक कदम चलेगा। बात बुझाया? यानी कि अब इमेज जो बनने वाला है वो सी और एफ के, देखो उधर से तुमको ऊपर की तरफ आना है तो इधर से इधर जाना है, ऐसा ही एक कदम बढ़ाते जाना है। तो तुम अभी वस्तु को कहाँ लाए, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब तुम्हारा सी और एफ के बीच में बनेगा। लेकिन यहाँ से जब चलेगा तब तो पहले एकदम छोटा बच्चा था, अब तनी सा सियान हो जाएगा। बात बुझाया? अब बुझाया? अभी भी वस्तु से छोटा ही बन रहा है लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो गया। बात बुझाया? चलिए अब ये हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो बोलो वस्तु कहां पर आ जाएगा, वस्तु सी पर आ गया तो प्रतिबिंब भी कहां आ जाएगा, सी पर ही आ जाएगा, एकदम ठीक नीचे। समझे? और नीचे देखेंगे तो अरे उतने बड़ा का है, एकदम बराबर सेम टू सेम, तो एकदम डबल रोल हो जाएगा। मतलब जितना बड़ वस्तु उतना बड़ प्रतिबिंब। तो एग्जाम में पूछता भी है कि अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होते हैं। तो सी याद रहेगा, वक्रता केंद्र पर चाहे सी पर, याद रहेगा। अब देख रहा है धीरे धीरे सियान होते जा रहा है, तो एक बाद और सियान होगा, और बाद मुँह आइए दिए, समझ ले आगे देख। मान के चलो ये एक कदम और आगे बढ़ा, वस्तु कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो तनी से आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा उधर बढ़ेगा, तो कहाँ पर आ जाएगा, लेकिन तनी सा क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा। किससे बर हो गया? तो आप पूछेगा
कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु अगर सी और एफ के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आया? कहाँ बनता है? सी और अनंत के बीच में। बोलो, याद होते जा रहा है? बहुत बढ़िया। उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? सब लगभग उल्टे चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको उठा के अब कहाँ लेके आएंगे? ए पर लेके आ जाइए। तो ई अब कहाँ चला जाएगा? अब तुम यहाँ पर आओगे और देखोगे कि कहाँ बनी हम। अवतल दर्पण में तुम अगर फोकस पर खड़ा हो जाओगे तो इमेज तो बन गया अनंत पर। अब देखेगा उसमें तुम्हारा मुंह जो है दिखाई नहीं देगा, तुम गायब हो जाओगे कि जा हमारे तो इमेज नहीं के बना, मर गए नहीं का, माने ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? वस्तु गायब हो जाती है यहाँ पे खड़ा होते ही। क्लियर हुआ? तो प्रतिबिंब क्योंकि कहाँ बन गई? अनंत पर, और अनंत पे बन गई तो कैसी बन गई? बहुत ही, जितना जगह हो उतना बना ली है, बड़का बनेगा एकदम कि मेरा इतना ही है। तो बाबू लोग प्रतिबिंब अनंत पर बहुत ही बड़ा बन जाता है। समझ में आया? यानी आप फोकस पर खड़े होंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरा बढ़िया से दिखेगा ही नहीं। है? होगा ना भाई, इतना बुझाया ना। चलो लो सीधा करिए देते हैं। फोकस के बाद आ जाओ के बीच में। है? अगर इसके बीच में तुम आ जाओगे तब तुम्हारा चेहरा खूब बढ़िया उसमें दिखाई देगा, एकदम सीधा। पहले उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा था, अब तनी भीरी जाके देखोगे तब तुम्हारा मुंह भूभांक जैसा एकदम दिखेगा। समझ गया? और बड़ा दिखेगा, समझा? बड़ा दिखेगा। लेकिन बाबू लोग याद कीजिए, आप समतल दर्पण आईना के सामने जब खड़े होते हैं, आईना जो आपके घर में है, तो जब आप खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बगल में दिखाई देता है। हाँ, माने दर्पण के सामने है तो बगल में देख के झड़ते हो कि सामने देखे? प्रतिबिंब अंदर होता है और सीधा होता है, ऐसा लगेगा कि समतल दर्पण के सामने है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? ध्रुव के बाद कि ध्रुव से पहले? ध्रुव से पहले। नालायक, सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे न चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे मतलब ध्रुव के इधर। देखो ये ना था, तो इमेज इधर हो जाएगा, इधर पीछे बनेगा। अरे भाई, सीधा देखने के लिए जरूरी है। सीधा कैसे दिखता है? आप समतल दर्पण में सोचिए ना, समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते तो इमेज दर्पण के अंदर बनता है कि बाहर बन जाता है? अंदर बनता है। तो अंदर मतलब कि दर्पण के पीछे बन रहा है। बात में अब यही मत करना कि तुम जाके देखना पीछे बा करनी बानी के ना। मान लो एगो ईटा रख दिए सामने और समतल दर्पण के पीछे कहाँ बना था? अलगत बात करते नहीं, बताइए, ऐसा हो सकता है? गलत पढ़ा रहे हैं भाई। नहीं, आप हम ही को दोष देने लगिएगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ईटा आप एगो रख दिए, चाहे एगो लड़का के रख दिए कि तेज गिरा आओ तनियन देख, आप पीछे जाके देख रहे हैं मर्दवा पहले दर्पण के पीछे बने, कहाँ कोनो लड़का बाजी? अजीब हाल है। माने दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। अपना देख लेना भाई, मेरे को जितना आता है मैं बता दे रहा हूँ। तो समझो बाबू, यहाँ पे अगर कोई वस्तु हुआ तो इसका इमेज पीछे बन जाएगा। तो पीछे बन जाएगा तो जब वो पीछे बनेगा तो वो आपको सीधा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम डॉट डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। और याद रखें, बड़ा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। यहाँ जो वस्तु है इससे बड़ा। अब सब केस को हम नाम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सारे केसेस का नाम। ये केस 1 है तो इसका इमेज बताइए कहाँ है? ए पर। तो ये केस 1 का इमेज हो गया। ये केस 2 है तो ये केस 2 हो गया। ये केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 6। अब एक सवाल बताओ, इसी को देख के बताना है। हजामत बनाने के लिए मुंह कहाँ रखना चाहिए? 6 गो जगह है, मुंह कहाँ रखेगा? अपना है दाढ़ी, कहाँ रखोगे? सी पर। मान लो कि सी पर रख दिया, मुंह सामने है तो सामने जो है मुंह उल्टा हो गया है। हाँ, छीलना चाहिए, दाढ़ ही तो छील लेगा मांग।
ए फॉर कहाँ है, इसके बीच काहे रखोगे, सीधा बनेगा। हाँ, तो याद रखना है कि कभी भी सेविंग करने के लिए हमारा चेहरा जो होना चाहिए वो फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। ऐसा करने से चेहरा का प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा, तो उसमें जितना खुरदुरा जितना मैला है सब लौकेगा, जूम हो जाएगा, तो आराम से वो रेजर चला के सब एकदम क्लीन कर देगा। बात अच्छा सीख रहे हो, पापा के सामने मत बोलना, ठीक है। अच्छा सुनो, ये समझ में है कि नहीं है? तो वास्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए हजामत बनाने के लिए। इसके अलावा कोई भी जगह पे रखोगे इमेज उल्टा बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये 6 वो केस होता है और 6 केस से प्रश्न आता है। और कभी कभी किरण आरेख खींचने के लिए बोलता है कि कैसे बनता है बताओ, तो देखो एक ही को बताते जा रहे हैं। पहला केस 1 तुमको हम बता रहे हैं कि कैसे बताओगे इसके बारे में। केस 1 में वस्तु कहां पर होगा, तो ध्यान देना कैसे कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। केस 1 में कैसे लिखना है, स्थान लिखना है, पहले स्थान लिख देंगे। स्थान के बाद हम लिखेंगे प्रकृति, दो चीज, प्रकृति दुगो हुआ। अब इन दोनों जगह पर मान भरना है। बोलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, अनंत। प्रकृति बताइए, प्रकृति किसकी प्रकृति, इसमें ये भी चीज लिख दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए स्थान हम लिखे हैं तो किसका स्थान लिखे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वस्तु का स्थान। इसके बाद लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब का स्थान। ठीक है, इसके बाद लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 3 बात याद रखना है क्योंकि यही तीनों बात से सवाल आता है। वस्तु का स्थान होगा अनंत पर, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर लिख देंगे तब बुझा जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब उल्टा बनेगा कि सीधा, तो उल्टा। अच्छा, उल्टा बनने के साथ साथ छोट की बर, सबसे छोटे लिख दी, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, देखो इसके किरण आरेख को देखिए, आइए देखते हैं किरण आरेख। एक दर्पण, ये सीखिए, अब ये तो जान ही गए। अब किरण आरेख कैसे बनाएंगे, दर्पण अवतल बना दिए, मुख्य अक्ष को खींच दे रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक वस्तु ले लेना है अनंत पर, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, और यहाँ पर एक वस्तु ले रहे हैं। ये वस्तु हो गया, कहाँ पर है ये, अनंत पर, तो अनंत लिख लिए। नियम याद है ना, 3 गो नियम है। एक समांतर जाएगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, फोकस पर जाएगा समांतर हो जाएगा। एक सी से जाएगा, हमको इमेज कहाँ बनाना है, फोकस पर, तो 2 गो किरण ऐसा खींचो जो डायरेक्ट जाके कहाँ मिल जाए, फोकस से। तो 2 गो किरण, एगो ऊपर खींच दे रहे हैं, नहीं तो ऊपर 2 गो खींच दो, बात हो जाए। क्योंकि वस्तु के लिए हम नीचे तो वस्तु नहीं बनाए हैं, वस्तु इसी जगह ना बनाए हैं, तो इसी जगह से कई गो किरण खींच देंगे, 2 गो। चलो हम 2 गो किरण खींचते हैं। मान के चलो कि एक किरण आपका ऐसे यहाँ से चला, तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। एक किरण और नीचे से खींच दो, खींच दिए, ये भी कहाँ से गुजरेगा। अब देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया, तो ये दोनों के दोनों किरण कौन से किरण है, परावर्तित किरण, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होगा,
बहुत ही छोटा बिंदु के जैसा, इसलिए यहाँ पर तीर का चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। यहीं पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। और यहाँ पे आपको लिख देना है क्या चीज, एफ लिख देना है, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए सी, और यहाँ क्या लिख दीजिए पी। ये किरण आरेख हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? किरण आरेख बुझा गया। देखिए ये किरण आरेख ये आए, हाँ अनंत से दो गो किरण खींच दो, समांतर खींचो, वो जाके कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, फोकस पर। और हम पढ़े हैं कि परावर्तित किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो इसका इतना बड़ा है, और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा जो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा और बिंदु के जैसा होगा। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए केस नंबर 2 की बात हो रही है। केस नंबर 2, तो हम लिखेंगे क्या चीज, वस्तु का स्थान, साथ में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का स्थान। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रक्रिया, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वो कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलो बताते जाओ। यहाँ क्या लिखाएगा, अनंत और सी के बीच। बुझा रहा है ना? प्रतिबिंब का स्थान आए कहाँ बने, सी और एफ के बीच। बहुत बढ़िया, ये तो यादें हो गया जी तुम लोग को, वाह। उल्टा खाली छोटा लिख दे रहे हैं, क्योंकि पहले सबसे छोटा लिखे थे, अब तनी छोटा लिख दे रहे हैं क्योंकि तनी सा बड़ हो गया है। अच्छा अब इसके लिए देखो ध्यान देना है, 3 गो नियम है। यहाँ से तुमको सवाल पूछता है, पहला वाला नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से कौनों केस पूछ सकता है, खास करके छठा केस सबसे ज्यादा पूछता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच लिए, ये ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर वस्तु तुम्हें एगो लेना है, तो वस्तु इसी लाइन में लेना होगा। तो अनंत और ध्रुव यही ना आसपास में होगा, तो पहले हम यहाँ पे एगो लाइन ऐसे खींच ले रहे हैं। हाँ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ले लिए। नियम याद कीजिए, क्या नियम है, समांतर एगो खींचेंगे तो कहाँ से गुजरेंगे, चलिए एगो समांतर किरण यहाँ से खींच दे रहे हैं, आया समांतर, कहाँ से गुजरा, ऐसे कर दिए। तो ये यहाँ पे हमारा एफ हो गया, बाद में एफ लिख लेंगे, पहले प्रतिबिंब बना लें। अब हमको क्या करना है कि एगो और किरण खींचना है, और वो किरण ऐसा होना चाहिए कि या तो फोकस है, क्योंकि 3 नियम है, 3 नियम में से कोई 2 गो नियम लागू करना है। या तो आप सी से लाइन खींचिए, और नहीं तो कहाँ से खींचिए, फोकस से। नियम याद कीजिए फिर से, समांतर जाएगा फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा समांतर हो जाएगा, सी से जाएगा सीधे निकल जाएगा। बोलो 2 गो 3 गो में से एगो अप्लाई हो गया है, अब एगो और कोनो अप्लाई करना है, बोलो कौन सा अप्लाई कर दे। मान लो कि सी वाला अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे यहाँ से ऐसे किरण खींचोगे, और इस दर्पण को थोड़ा सा बड़ करना होगा इसको, ताकि टकरा के वापस चला जाए। हाँ अब ये बताओ, ये ऐसे आया फिर वापस गया, तो देखो इधर से ये आ रहा था, आइए इधर से जा रहा था, बोलो यहाँ कट गया, कट जाने की वजह से यहाँ नीचे की तरफ इमेज बन गया, ये तीर का चिन्ह। तो यही आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ये इमेज हो गया, तो हाई फोकस है, और हाई आपका क्या है, सी। तो देखिए तो सी और एफ के बीच में आया कि नहीं आया, एक नियम ये हुआ। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम ये था कि हम ये सी से ना खींच करके कहाँ से खींचते हैं, फोकस से। तो फोकस है ये है, तो चलिए मान के चलिए कि आप फोकस से ही किरण को खींचे, फोकस से खींचे, फोकस से खींचने के बाद क्या होता है, समांतर। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समांतर हो गया तो देखो ये क्रॉस किया, ये भी क्रॉस किया, तो इमेज यहीं पे ना बन गया, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे बन गया, तो इसका मतलब है एफ है, तो सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पर होगा। तो देखो सी और एफ के बीच में इमेज आ जा रहा है कि नहीं, और छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, छोटा आना चाहिए, बड़ बन गया तो समझो कि तुम गलत बनाए हो। तो किरण आरेख बनाते समय ध्यान देना है कि पहले कुछ मत लिखना, पहले वस्तु बनाना और क्रॉस कराना, फिर नाम लिखना, समझ में आया। तो ये किरण आरेख हो गया। अब देखो वस्तु का नाम यहाँ ए बी दे देना है, और यहाँ प्रतिबिंब का नाम दे देना है ए डैश बी डैश, समझ में आया। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ए डैश बी डैश। और यहाँ मन करे तो आप कुछ और लिख सकते हैं, किताब में ए डैश बी डैश यूज किया है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अच्छा केस नंबर 3,
तो केस नंबर एक और देख लेते हैं, फिर आप लोग को आगे की कहानी अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एक और केस देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। केस नंबर 3 में हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। वस्तु का स्थान, बोलिए क्या होगा, सी होगा। प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, सी होगा। अच्छा, इसके बाद प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, बराबर, बराबर और उल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले उल्टा लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बनेगा। फिर से वही नियम सोचना है, 3 गो नियम है हमारे पास, पहले समांतर वाला लागू कर देना है, अब बाकी जो 2 गो बची है उसमें से कोई एक लागू कर देना है। तो चलिए, जो सुटेबल होगा वही नियम लागू करेंगे। मान के चलिए ऐसे हमने एक दर्पण बना लिया, ऐसे एक लाइन खींच दिया, ये ध्रुव हो गया। अब हम एक वस्तु लेते हैं, कहाँ पर, सी पर। मान लो सी यहीं पे आसपास में होगा, यहाँ पे वो लाइन ऐसे खींच लिए और मान लिए कि यहाँ पे क्या है, सी। अब कोशिश ये करना है कि इमेज यहीं पर बन जाए, ठीक है। तो तुम क्या करो कि इसी साइज का नीचे यहाँ बना लो, ताकि गलती नहीं हो ग्राफ बनाने में या किरण रेखा बनाने में। मान के चलो ये जितना बड़ा है लगभग अंदाज पर उतना ही बना लिया। अब क्या करो कि एक समांतर किरण खींचो, यहाँ से समांतर आया, कहाँ से गुजरेगा, ऐसा करो कि यहीं से डायरेक्ट मिला दो ताकि कोई गलती ना हो। तो आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, मिला दिए। अब हमारे लिए ये क्या हो गया, फोकस हो गया। लेकिन तीर का चिन्ह ऐसे दे देना है कि हाँ भाई ऐसे जा रहा था, तो बनाने में गलती नहीं होगा। अब क्या करना है कि एगो समान, ये फोकस से गुजार दोगे तो समांतर होगा, तो क्या करो ना कि पहले ही ऐसे एगो लाइन खींच दो और हम ये दिखाएंगे कि समांतर जा रहा है, और इसको क्या कर देना है, मिला देना है। ऐसा तरीका से मिलाना है कि कहाँ से गुजरे, फोकस से। देखो तो यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, और दिखाना है कि ऐसे गया था और ऐसे क्या हो गया, समांतर। देखो तो यहाँ प्रतिच्छेद हुआ, प्रतिच्छेद हुआ, तो यहाँ पे इमेज हमारा बन गया। अब यहाँ पे मन करे तो आराम से सी लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, अनंत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका डायग्राम। हाँ, इसका नाम हो जाएगा ए बी ऊपर, और नीचे नाम होगा ए डैश, ए डैश बी डैश। समझ में आया, वस्तु ए बी हो गया, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। केस 1 में ए बी, इसमें नहीं दे सकते। बोलो समझ में आ गया।